गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। सुधीर ने झांक कर देखा, स्टेशन आ गया था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई थी। प्रथम श्रेणी का कूपा था, इसलिए यात्रियों को चढ़ने उतरने की जल्दी हो रही थी। सुधीर इल्तिमास से अटैची लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि गाड़ी के दरवाजे पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए व सूट बूट पहने एक आदमी आरक्षण सूची में अपना नाम देख रहा था। उस आदमी को अपना नाम दिखाई दिया तो उसने पीछे खड़े कूली से सामान अंदर रखने को कहा। सुधीर को उसकी आकृति कुछ पहचानी सी लगी, पर चेहरा तिरछा था इसलिए दिखाई नहीं दिया। जब उसने मुंह घुमाया तो दोनों की नजरें मिलाई। श्रेयांश में ही दोनों दोस्त गले लगे। सुधीर के कॉलेज के दिनों का साथी विनय था। दोनों एक ही छात्रावास में कई साल साथ रहे थे। सुधीर ने पूछा, आजकल कहाँ हो, क्या कर रहे हो? विनय बोला, यहीं दिल्ली में अपनी फैक्ट्री है। तुम कहाँ हो? सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी हूँ। दौरे पर बाहर गया था। मैं भी यही दिल्ली में ही हूँ। वे बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी की सीटी ने व्यवधान डाला। एक गाड़ी से उतर रहा था, दूसरा चढ़ रहा था। दोनों ने अपनी अपनी विजिटिंग कार्ड निकालकर एक दूसरे को दिए। सुधीर गाड़ी से उतर गया। दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देखते हुए हाथ हिलाते रहे। जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो सुधीर के पांव घर की ओर बढ़ने लगे। टैक्सी चल रही थी, पर सुधीर का मन विनय में रमा था। विनय और वह छात्रावास के एक ही कमरे में रहते थे। विनय कमाल खेल कूद में ही लगा रहता था, जबकि सुधीर की आकांक्षा थी कि किसी प्रतियोगिता में चुना जाए और उच्च अधिकारी बने। इसलिए हर समय पढ़ता रहता था। जब तक विनय उसे टोकता था, क्यों किताबी कीड़ा बना रहता है, जिंदगी में और भी चीज़ें हैं, उनकी और भी देख। मेरे को सपने हैं कि उच्च अफसर बनूं, कार हो, बंगला हो। इसलिए मेरी माँ अपने सपने पूरा करने के लिए जेवर बेचकर मेरी फीस भर रही है। उसकी सब तमन्नाएं पूरी हो गई थी, पर विनय से मिलने के बाद उसे ताज्जुब हो रहा था कि वह भी उसी की तरह गरीब परिवार से था। उसका यह कायापलट कैसे हो गया? एक फैक्ट्री का मालिक कैसे बन गया? इसे उधेड़बुन में वह घर पहुंचा। नौकर रामू ने कार का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर मेज़ पर माँ की बीमारी का तार पड़ा था। पड़ोसिन चाची ने बुलाया था। रामू ने बताया, मेम साहब अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है। सुनते ही सुधीर को गुस्सा आ गया। वह सोच रहा था कि जब माँ का तार आ गया था तो रश्मि को उनके पास जाना चाहिए था। वह उल्टे पांव बस अड्डे की ओर चल दिया। वह रह रहकर रश्मि पर खींच रहा था कि उसे माँ की बीमारी की जरा सी भी परवाह नहीं है। माँ बेटे को देख प्रसन्न हो उठी। पड़ोसिन चाची ने बताया, तेरी माँ को तेज बुखार था, हम तो घबरा गए, इसलिए तुझे तार दे दिया। रश्मि को क्यों नहीं लाया? वह अपनी माँ के पास गई है। घर होती तो अवश्य आती। सुधीर जानता था कि गांव के माहौल में माँ के साथ रहना रश्मि को गवारा नहीं है। माँ भी उसकी आदतें जानती थी, इसलिए उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुधीर लौट आया था। रश्मि ने माँ की बीमारी के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। अगली सुबह अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि रश्मि का फ़ोन आ गया। आज घर में पार्टी है, नौकर नहीं आया है, तुम दफ्तर के किसी आदमी को थोड़ी देर के लिए भेज दो। सुधीर कुट गया, पर कुछ सोचते हुए बेरुखी से बोला, ठीक है, भेज दूंगा। शाम को वह घर पहुंचा। सोचा था कि थोड़ी देर आराम करेगा और कॉफ़ी पीकर थकान मिटाएगा। वह रश्मि के पास पहुंचा। वह लेटी हुई पुस्तक पढ़ रही थी। सुधीर का देखकर बोली, आज तो मैं बहुत थक गई, नौकर भी नहीं आया, अब तो उठा भी नहीं जा रहा है। पर किटी पार्टी बहुत अच्छी रही। रमी के बार बार हारती रही, इसलिए थोड़ा जी खट्टा हो गया। आज तो रात का खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। रश्मि की बातें सुन सुधीर को कॉफ़ी पीने की इच्छा मर गई। वह पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, रश्मि का समय या तो घूमने में व्यतीत होता है या सखियों के साथ ताश खेलने में। घर के कामों में तो उसका मन ही नहीं लगता, इसलिए मोटी और भद्दी होती जा रही है। जब कभी मैं राय देता हूँ कि घर के कामों में मन नहीं लगता है तो मत करो, लेकिन घूमने या रम्मी खेलने के बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करो तो चिढ़ उठती है। सोचते सोचते सुधीर सो गया। 9 बजे रश्मि ने जगाया, चलिए किसी होटल में खाना खाते हैं। ना चाहते हुए भी सुधीर को उसके साथ जाना पड़ा। सुबह सुधीर दफ्तर जाने लगा तो रश्मि बोल उठी, दफ्तर पहुंचकर ड्राइवर से कहिएगा कि कार घर ले आए, कुछ खरीदारी करनी है। कल ही तो इतना सामान खरीद कर लाए हो, आज फिर कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई? अपने दोनों बच्चे मसूरी में पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी है। इस तरह तो तनख्वाह में गुजारा होना मुश्किल है। ऊपरी आमदनी भी कम है। लोग पैसे देते हैं तो 10 काम भी निकल आते हैं।
सुनते ही रश्मि के माथे पर बल पड़ गए। बड़े भैया भी इसी पद पर है, लेकिन उनकी सुबह तो तोहफों से शुरू होती है और रात नोट गिनते हुए व्यतीत होती है। वहाँ तो कभी टोका टाकी नहीं करते। आजकल ज़माना खराब है, बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर कहीं छानबीन हो गई तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सुधीर बोला। रश्मि रुआंसी सी हो गई। कार क्यों मांगी? 50 बातें सुननी पड़ी। सुधीर रश्मि के आंसू नहीं देख सकता था। माफ़ी मांग कर उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकाला तो जेब से एक कार्ड गिर पड़ा। कार्ड देखकर विनय का ध्यान आ गया। मेरे कॉलेज के दिनों का मित्र इसी शहर में रह रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। अब किसी दिन उसके घर चलेंगे। रश्मि को गाड़ी भेजने का वादा करके ही वह दफ्तर जा पाया। दफ्तर से विनय का फ़ोन किया। दूसरे दिन छुट्टी थी। विनय ने दोनों को खाने पर आने का न्योता दे दिया। दूसरे दिन सुधीर और रश्मि गाड़ी से विनय के घर की ओर चल पड़े। आलीशान कोठी के गेट पर दरबान पहरा दे रहा था। पार्टियों में विदेशी गाड़ी खड़ी थी। लॉन में बैठा विनय उनका इंतजार कर रहा था। उसने मित्र को गले लगा लिया, फिर रश्मि को नमस्ते कहकर उन्हें बैठक में ले गया। सुधीर ने देखा कि बैठक विदेशी और कीमती सामानों से सजी हुई है। सभी सोफे पर बैठ गए। नौकर ठंडा पानी लेकर आया। रश्मि ने इधर उधर देखकर पूछा, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है?